या मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ध्यान रखिएगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से मैं बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं कि एचआईवी के कितने चांस है तो 0.37% सबसे कम चांस है। वहीं पे हिपेटाइटिस सी वायरस के कितने हैं तो 3 से 5%, और सबसे ज्यादा किसके होते हैं हिपेटाइटिस बी वायरस के हैं, लगभग आपका 20 से 25% चांसेज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब परसेंटेज निकाला जाता है 100 में से, यहां अगर बोलें तो इसका जवाब आता है 1 in 300, 300 लोगों में कॉन्टेक्ट होने पे एक में चांस है। ये किस में बोल रहा हूं 3 to 5 in 100, ध्यान रखिएगा। और यहां कितना बोल रहा हूं 20 to 25 in 100, 100 लोगों में से 20 से 25 लोगों में होने के चांस है, 100 में से 3 से 5 लोगों में होने के चांस है, और 300 लोगों में से एक लोग को होने के चांस है। तो लेस चांसेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इज कॉल्ड एचआईवी। अब क्या होता है एचआईवी, अगले नंबर पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहला नाम क्या देखने को मिलता है, इस पूरे टॉपिक को समझ लेना, मजा आ जाएगा। एक सवाल फिक्स बनता है, अरे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ध्यान रखिएगा, क्योर की तुलना में प्रिवेंशन अच्छा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई टू वियर, हमेशा क्या करो, ट्राई टू वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। और क्या काम में लो प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सल प्रिकॉशन काम में लो। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब आपको स्पिल से भी बचाना है, रेस्पिरेटरी से भी बचाना है, क्यूटेनियस कंटामिनेशन से भी बचाना है, यानी सभी प्रकार के प्रिवेंशन काम में लेना यूनिवर्सल कहलाता है। यानी गाउन ग्लाउज पहन रहे हो, हेड कवर पहन रहे हो, शू कवर पहन रहे हो, फेस शील्ड पहन रहे हो, ऑल दिस टाइप इज कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर रिस्क कितनी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिस्क में भी कितनी देखने को मिलती है, तो पहला तो हो सकता है टाइप ऑफ इंजरी। पहली चीज डिपेंड करती है टाइप ऑफ इंजरी पे कि इंजरी किस प्रकार की है। दूसरे नंबर पे डिपेंड करता अमाउंट ऑफ ब्लड, खून कितना आया, अमाउंट ऑफ ब्लड। और तीसरा नंबर आता है प्यारे दोस्तों स्टेटस ऑफ डिजीज, और तीसरा नंबर किसको बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्टेटस ऑफ डिजीज। आप में बीमारी होने की रिस्क कितनी है, इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कोई भी एचआईवी के मरीज के कांटेक्ट में आ गए, आप इसकी केयर कर रहे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब अपने व्यवसाय या अपने जॉब प्लेस पे कांटेक्ट में आना। ये मरीज है जिसको एचआईवी था, अब आपको एचआईवी होगा या कितना खतरनाक होगा, पहली चीज टाइप ऑफ इंजरी, कि भाई इंजरी कैसी हुई। तो आपने बोला सर मैं इसकी ड्रेसिंग कर रहा था, इसका खून उछल गया मेरी आंखों में चला गया, ओके। या तुमने बोला सर मैं इसको इंजेक्शन लगा के आ रहा था, रीकेप कर रहा था, केप को बंद कर रहा था और अचानक से मेरे निडल प्रिक हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने बोला सर मेरे खुद के हाथ पे ऊपर घाव लगा था, मैं ड्रेसिंग कर रहा था, इसका ब्लड मेरे उसमें गिर गया, ओ माय गॉड। चौथे नंबर पे बोला सर मैं इसको आईएम इंजेक्शन लगा के आ रहा था, वो निडल प्रिक हो गई। तो अब आपको सब जगह अलग अलग आंखों में खून गिरा, मतलब काफी गिरा, हाँ। तुम्हारे चमड़ी कटी फटी थी, वहां डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया, मतलब नॉन इंटेक्ट स्किन पे कांटेक्ट आना सीवियरिटी है, हाँ। वहीं पे आईएम इंजेक्शन की निडल प्रिक हुई, यानी मामला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम देखेगा या नहीं होगा, होगा। तो पहले नंबर ये। दूसरा अमाउंट ऑफ ब्लड, खून कितना गया। अब अगर मान लीजिएगा कि आईएम इंजेक्शन की निडल थी, आपको प्रिक हो गई, तो अब मुझे बताओ आईएम इंजेक्शन की निडल में ब्लड कितना होता है। सर होता ही नहीं है, कोई मस्कुलर टीयर का कोई 0/0/01 ml होगा तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा, हाँ। तो इसका मतलब रिस्क कम है। वहीं पे आपने मान लीजिएगा कि एचआईवी के मरीज का खून ही किसी को चढ़ा दिया, गुड्डी बेटा अभी पढ़ने पे फोकस कर, फिर बताऊंगा कि इतनी शायरियां कैसे याद होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे हो गया अमाउंट ऑफ ब्लड, मान लीजिएगा एचआईवी का खून ही, मैंने पूछा कितना खून गलाया, आपने बोला सर 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 गलती से खून चला गया, मैंने बोला कितना, तुमने बोला 300 ml चढ़ा दिया। अरे माय गॉड 300 ml चढ़ा दिया तो अब कौन बचाएगा, अब तो कोई भी मामला नहीं है। और तीसरा होता है स्टेटस ऑफ डिजीज, सामने वाले की कंडीशन का स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब मान लीजिएगा कि मरीज खुद फर्स्ट स्टेज का है, तो इसमें भी वायरल लोड कम है तो आप में भी कम आएगा, ये सेकंड में तो आप में ज्यादा, ये अगर चौथी स्टेज यानी द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, यानी पीक लेवल ऑफ एचआईवी, और पीक लेवल है तो आप में भी क्या आएगा, ज्यादा। तो तीसरी कंडीशन डिपेंड करती है ये। तो तीन कंडीशन बता दी। टाइप ऑफ इंजरी का मतलब मान लीजिएगा स्पिल हुआ,
क्या देखने को मिला? स्पिल हुआ, कोई कट लग गया, कोई निडल प्रिक हो गई, यही हो सकती है। जी हां, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना गया, और लास्ट अपन ने लिख दिया स्टेटस ऑफ डिजीज, उसकी स्टेटस क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्या है, उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब ऐसी कंडीशन होने पे अपने को क्या काम करना है? पोस्ट एक्सपोजर। अरे ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि आफ्टर एक्सपोजर क्या करना है, आफ्टर एक्सपोजर आपकी पूरी की पूरी मैं प्रायोरिटी लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रायोरिटी आती है प्यारे दोस्तों, रिमेन काम। हालांकि रहना बहुत मुश्किल है कि आप शांति बना के रखें, लेकिन जवाब यही देना पड़ेगा कि कृपया क्या बना के रखो? शांति। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, तो रिमेन काम। उसको बोल कि रो मत, चिल्ला मत, ये मत कर, नाटक मत कर, जो हुआ हो गया। भाई निडल तो प्रिक हो ही चुकी है, अब रोने से तो एचआईवी रुकेगा नहीं, चिल्लाने से तो रुकेगा नहीं, तो सबसे पहले रिमेन काम या डो नॉट पैनिक। बहुत बढ़िया, डोंट पैनिक, दोनों सेम ही चीजें। पैनिक नहीं होना, पैनिक होगे और ऐसे ऐसे करोगे, एक निडल और प्रिक कर लोगे, एक और रोगे, निडल और प्रिक कर लोगे, तो पहला काम ये। दूसरे नंबर पे क्या करो? डिस्कार्ड द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ध्यान रखिएगा, अब आपको तो निडल प्रिक हो गई, भाई आपको तो निडल प्रिक हो गई, उसके बेड पे ही पास में खड़े होकर के ओ माय गॉड मर गया रे, निडल प्रिक हो गई रे, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे करके आपने निडल पटक दी, जैसे ही तुम्हारा कोई दोस्त भाग के आया, अरे बता बता क्या हुआ, तो तुमने बोला कि यार इस एचआईवी पेशेंट था, मेरे निडल प्रिक हो गई, तो उसने बोला ओ माय गॉड निडल प्रिक हो गई, चल चल तू बैठ बैठ। अब आपका दोस्त वो निडल डिस्कार्ड करने जा रहा है, तो दोस्त को और प्रिक हो गई, तो पहले एक रो रहा था, अब दो रोएंगे, पहले एक रो रहा था, अब क्या रहेंगे? दो लोग रोएंगे। उससे अच्छा उसको बोलना है कि देख शांति रखा, प्रिक तो हो ही गई, तो अब ऐसे कर, तू ये निडल पकड़ और इसको प्रॉपर डिस्कार्ड कर। अरे तो डिस्कार्ड द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, क्योंकि दूसरा बंदा इन्वॉल्व होगा, तो क्यों लपेटे में ले रहे हो किसी को, या वहीं पे निडल पटक के तुम चले गए तो किसी और को प्रिक होगी, तो दूसरे नंबर पे ये काम करना है, ठीक है। तीसरे नंबर की प्रायोरिटी आती है वॉश द साइट। विथ रनिंग टेप वाटर। ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर का स्टेप है कि आपको रनिंग टेप वाटर के साथ में चीज को क्या करना है? वॉश करना है, ठीक है। अब वॉश करने के साथ में अगर व्यक्ति की आंखें हैं तो आंखों को क्या किया जाता है? इरिगेट किया जाता है, या आंखों को क्या करोगे? इरिगेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, और वहीं पे अगर माउथ है, माउथ को रिंस किया जाता है, रिंस बोले तो कुल्ले। ध्यान रखिएगा, अगर आपका खून आंख में या कान में चला गया, अगर खून आपका आंख में या कान में चला गया तो कान और आंखों को इरिगेट करो। हॉस्पिटल में नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हो, बाकी पानी से भी कर सकते हो। आंख में या कान में गया तो इरिगेट करते रहो करते रहो करते रहो। और वहीं पे माउथ के लिए पूछे तो माउथ को रिंस किया जाता है। माउथ को रिंस करते हैं यानी मुंह में पानी भरो, उसको घुमाओ, थूको, भरो थूको, भरो थूको, दैट इज कॉल्ड रिंस, ठीक है। अब ये कब तक करना है सर? अगर कोई साइट है तो उसको वॉश करना हो रही है तो पहला जवाब अंटिल सेटिस्फेक्शन, और वो जवाब में नहीं आए तो 15 मिनट। पहला जवाब दे सकते हो अंटिल सेटिस्फेक्शन, जब तक मरीज को नहीं लगे कि मामला शांत नहीं है तब तक धोते रहो, कोई नुकसान नहीं है, हैव ए नो साइड इफेक्ट। लेकिन धोते टाइम इस चीज में एक फोकस करना है कि डू नॉट स्क्वीज। अब मैं कुछ एडवाइज कर रहा हूं इस मरीज को, ध्यान रखिएगा। क्या एडवाइज कर रहा हूं कि डू नॉट स्क्वीज। डू नॉट स्क्वीज, कंप्रेस, कंप्रेशन, रबिंग, पुट इनटू माउथ। ये कोई भी काम नहीं करना, ये पीजीआई चंडीगढ़ ने बहुत अच्छे से पूछ रखा है। प्यारे दोस्तों, डू नॉट स्क्वीज, अपन क्या करते हैं कि मान लो निडल प्रिक हो गई तो यू दबा लेते हैं,
कि नहीं जाने ही नहीं दूंगा वायरस को। अरे जितना जोर से दबाओगे उतना सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितना जोर से दबाओगे कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वापस से सर्कुलेशन में तेजी से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया डू नॉट कंप्रेशन, न तो स्क्वीज करना है, दबाना है, न कंप्रेस करना है, नहीं आपको उसको रबिंग करना है, यूं रगड़ना भी नहीं है कि यहां गड्ढा भर दूं, और न पुट इनटू माउथ, दांतों तले अंगुली भी नहीं दबानी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चारों काम आपको किसी भी कीमत में नहीं करने। ठीक है, अब ये धोने के बाद आपकी चौथे नंबर की प्रायोरिटी क्या आएगी? इन्फॉर्म टू सीनियर ऑथोरिटी। इन्फॉर्म टू सीनियर ऑथोरिटी, आपको सीनियर ऑथोरिटी को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरे क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो गया, या निडल स्टिक प्रिक हो गई, या निडल स्टिक इंजरी हो गई। ये काम अपन ने चौथे नंबर पे कर दिया। पांचवें नंबर पे जैसे ही आपने सीनियर ऑथोरिटी को बताया, वो कहां भेजेगा आपको? गो फॉर बेसलाइन टेस्टिंग, गो फॉर बेसलाइन टेस्टिंग। अब बेसलाइन टेस्टिंग, बेस का मतलब जमीन से जुड़ी हुई, लाइन का मतलब लाइन, और टेस्टिंग का मतलब जांच। ये कोई आपकी कोई स्पेसिफिक एचआईवी की जांच नहीं है, बल्कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पता करवाएगी। जैसे कि आपको डॉक्टर ने वहां भेजा और बोला कि चल तू ऐसे कर, तेरी इम्यूनिटी चेक करवा ले, और इम्यूनिटी चेक कराई तो पता चला तुम्हारी CD4 काउंट तो 1800 है, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे जब तुम्हारी जांच करवाई और उसी जांच के दौरान पता चला तो हमारी CD4 तो 600 ही है, 600 है, तो डॉक्टर के कान खड़े हो गए कि तेरे अंदर तो वैसे ही चांसेस ज्यादा है, तेरे अंदर तो वैसे ही चांसेस क्या है? ज्यादा। तो अगले नंबर पे अपन ने कुछ बेसलाइन यानी कुछ कॉमन टेस्टिंग कराई, और कॉमन टेस्टिंग में अपने को लगा कि हाँ मामला गंभीर है, तो इस मरीज में क्या करेंगे? देन स्टार्ट। तो यहां क्या कर दिया जाता है? देन स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पेप, इसे क्या बोला जाता है? पेप, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस। ध्यान रखिएगा। अब ये कब स्टार्ट करना है? तो ध्यान रखिएगा, नॉट मोर देन 72 आवर्स, नॉट मोर देन 72 आवर्स। स्टार्ट कब करो? एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी कर सको, एज सून एज पॉसिबल। अरे भैया जी जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करो, लेकिन किसी भी कीमत पे 72 घंटे से लेट ना करो। सर ये कितने टाइम तक चलाता है? फॉर 28 डेज। अरे 28 दिनों के लिए यह चलाया जाएगा। कितने दिनों के लिए चलाया जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। क्या देखने को मिलता है? 28 दिन के लिए मरीज के इस प्रोग्राम को अपन चलाएंगे, और ये 28 दिन तक चल रहा है, यानी 1 महीने के लिए। सवाल बनेगा कब स्टार्ट करो? एज सून, किससे लेट मत करो? 72 घंटे से। यहां क्या करते हैं? कुछ कॉमन अपन 2-3 प्रकार की एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं, जो मरीज के अंदर उस चीज को, यानी एंट्री इनिबिटर है, फ्यूजन इनिबिटर है, ऐसी कुछ दवाई दी जाती है जो उसको जाने से, जुड़ने से रोकेगा। फिर क्या करो? मरीज को बोलो कि फॉलोअप करवाना है, और फॉलोअप कब कब कराना है? तो 6 वीक में करवाओ, 3 मंथ पे करवाओ, और 6 मंथ पे करवाओ। और 6 मंथ पे अगर यहां फॉलोअप के दौरान जो आपकी बेसलाइन टेस्टिंग का रिजल्ट था, वो रिजल्ट अब भ्रष्ट होता जा रहा है, जो यहां पे आपने कॉमन इम्यूनिटी की जांचें करवाई, अगर आपको लगा कि 6 हफ्ते बाद तो तुम्हारी CD4 और घट गई, ध्यान रखिएगा, 3 महीने बाद तो और घट गई, 6 महीने बाद और घट गई, तो यहां उसके बाद आप कहां चले जाओ? कन्फर्मेटरी के लिए चले जाओ। इसके बाद आप कौन सी जांच पे चले जाओ? कन्फर्मेटरी। सर पहले नहीं जा सकते, पहले इसलिए नहीं जा सकते कि पॉजिटिव आती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे जो मेरा नाम है वही जगह देखने को मिलती है, साधना। चलो ध्यान रखिएगा, पहले कन्फर्मेटरी पॉजिटिव आता ही नहीं है, 3 से 12 वीक से पहले कोई चांसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब कन्फर्मेटरी कराओ, और कन्फर्मेटरी अगर पॉजिटिव आ जाए तो ART स्टार्ट कर देना, और कन्फर्मेटरी पॉजिटिव आ जाए तो क्या स्टार्ट कर देना? ART कर देना। नेगेटिव आ जाए तो बधाई दे देना, उससे पहले आने के चांस थे नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के बिना लोगे क्या बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है सर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी गोली खाओगे? सिम्टोमेटिक, हाथ में बर्न हो रहा है इसलिए ऐसे करते हैं, विटामिन B2 खा लेते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। इसी के साथ ये आपकी हायरार्की, ये प्रायोरिटी होती है कि कौन से स्टेप को कहां से कहां तक देखा जाता है। क्लियर है? जैसा सवाल दिखे वैसा वैसा आपको पूरा के पूरे इस ऑप्शन को, एक एक पॉइंट को देखते रहना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या देखने को मिलती है। यहां आपके इस मरीज के लिए राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी। लगभग सब बच्चों ने सही दिया। ऑप्शन नंबर ए ये गलत चला गया। यहीं पे मैं लिख देता हूं प्यारे दोस्तों इनके सॉल्यूशंस कि कौन से डिसइंफेक्टेंट काम में लेने, इन्फेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट का मतलब इट इज ए केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय द दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला नाम जो आपके सामने आएगा उसका नाम है प्यारे दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या जाएगा नाम? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ध्यान रखिएगा 1%। यह ऑप्शन में नहीं आए। दूसरे नंबर पे कौन सा जाएगा? ग्लूटेल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा 2%। तीसरे नंबर पे क्या दे सकते हो? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अरे चौथे नंबर पे पोविडोन प्लस आयोडीन। ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे सॉल्यूशन अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन यहां स्टार बना करके लिख लेना नॉट मच इफेक्टिव। कौन से काम में नहीं लेने? नॉट मच इफेक्टिव, बिल्कुल कारगर नहीं है। नॉट मच इफेक्टिव, उसके अंदर आपको नाम लिखना है कुछ चुनिंदा लोगों का, जैसे कि डिटोल, सेवलॉन और लाइजोल। पोछा लगाने वाला फिनेल, टीवी साफ करने वाला लाइजोल और भैया जी वुंड साफ करने वाला डिटोल। ये बिल्कुल कारगर नहीं है। गलती से भी गलती ना करें कि एचआईवी की निडल प्रिक हो गई, आप उस पर बिटाडिन डाल के खुश हो रहे हो। नहीं 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 नहीं, होगा 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 होगा। अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नीलबट्टा सन्नाटा भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल कारगर नहीं है, नॉट मच इफेक्टिव। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, अरे सारी दुनिया एक तरफ और सोडियम हाइपोक्लोराइट का मिल जाना एक तरफ। सबसे बढ़िया जवाब यही है। सबसे बढ़िया जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, स्पिल इंजरी के लिए, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, अरे एचआईवी के लिए, एड्स के लिए, लेबोरेटरी स्पिल के लिए, ब्लड स्पिल के लिए, कहीं पे भी फेंक के मारने का, उछाल के मारने का, सामने वाले के मुंह पे मारने का सबसे बढ़िया नाम क्या है? यही वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक चीज के स्क्रीनशॉट को बहुत अच्छे तरीके से ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।